राहुल गांधी अमेठी से चुनाव क्या हारे, कांग्रेस का उत्तर भारत से सफाया क्या हुआ, राहुल गांधी पूरे उत्तर भारत के मतदाताओं को नाकाबिल बताने लगे। वायनाड से चुनाव जीते राहुल गांधी केरल पर इतने फिदा हो गए कि उत्तर भारत के मतदाताओं का अपमान करने से भी परहेज नहीं किया। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें तो घेरा ही, लेकिन उनका बयान कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है। खासतौर से उत्तर भारत के कांग्रेसी नेताओं को ये बात काफी नागवार गुजरी। राहुल गांधी के बयान के बाद G23 के नेता सक्रिय हो गए और इन नेताओं की गुलाम नबी आजाद के घर बैठक भी हुई। बैठक के बाद कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया और कहा कि उन्हें वोटर्स का सम्मान करना चाहिए। मामले में कपिल सिब्बल ने कहा कि देश के हर हिस्से के लोगों को मालूम होता है कि उन्हें अपने लिए क्या चुनना है। देश के हर हिस्से के लोग समझदार हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि बंटवारे की राजनीति तो बीजेपी करती है। मतदाता चाहे उत्तर भारत का हो या फिर दक्षिण भारत का, सभी मतदाताओं को वोट देने की समझ है। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मतदाता कहीं का भी हो, उसे इज्जत देनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि सभी वोटर्स का एक समान सम्मान किया जाना चाहिए। इससे पहले पार्टी के नेता आनंद शर्मा ने राहुल गांधी से अपने बयान पर सफाई देने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने इस बयान पर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है। मालूम हो कि सिब्बल और आनंद शर्मा उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल किए थे और पार्टी में चुनाव करवाए जाने की मांग रखी थी। गुलाम नबी आजाद के घर हुई बैठक में आनंद शर्मा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि ये नेता राहुल गांधी की टिप्पणी से खुश नहीं हैं। सूत्रों ने कहा कि आनंद शर्मा ने पार्टी कैडर पर वायनाड सांसद की टिप्पणी और कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने पर चर्चा की। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि हम देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ये काम कर रही है। जहां तक राहुल गांधी की टिप्पणियों की बात है तो मैं उसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अपने बयान के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं, उन्होंने किस संदर्भ में वो बयान दिया। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि कांग्रेस में बदलाव हो। आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की है। किसी क्षेत्र के अपमान की बात मुझे नहीं दिखती। राहुल गांधी ही स्पष्टीकरण दे सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को एक समझा है। हमने कभी क्षेत्र, भाषा और धर्म के आधार पर लकीर नहीं खींची। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग क्या कहना चाह रहे हैं हम नहीं कह सकते। जहां तक अमेठी की बात है, वहां के मतदाताओं के भी हम कृतज्ञ हैं। उन्होंने लंबे समय तक राजीव गांधी जी को चुनकर भेजा। राहुल भी 3 बार वहां से चुने गए। कांग्रेस पार्टी वहां के मतदाताओं का सम्मान करती है। असल में तिरुवनंतपुरम की जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड के अपने अनुभव की तुलना की। उन्होंने कहा, पहले 15 वर्षों के लिए मैं अमेठी से सांसद था। मुझे एक अलग प्रकार की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बहुत रिफ्रेशिंग है, क्योंकि मैंने पाया यहाँ के लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं, मुद्दों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। इस टिप्पणी के बाद बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान को द्वेषपूर्ण और घृणित बताया। उन्होंने कहा कि राहुल उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन पैदा करना चाहते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी राजनीति ये है कि उत्तर भारत के लोगों का तिरस्कार करते हैं। उनकी राजनीति ये है कि वह गुजरात का तिरस्कार करते हैं और वह भारतीय सेना पर सवाल उठाएंगे, सबूत मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी देश के लोगों के खिलाफ नफरत और बदले की राजनीति करती है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नितला के नेतृत्व में आयोजित ऐश्वर्य यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने केरल के लोगों से काफी कुछ सीखा है और यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा समझा है। उन्होंने कहा, पहले 15 वर्ष मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है। मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं। राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण वाली पॉलिटिक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सनातन आस्था और तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। उन्होंने कहा, विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद पहली बार पुदुचेरी पहुंचे पीएम मोदी ने विधानसभा चुनावों का शंखनाद किया। पुदुचेरी में आयोजित रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और नारायणसामी पर तीखे हमले किए। वी नारायणसामी को तो उन्होंने गांधी परिवार का चप्पल उठाने वाला करार दिया और राहुल गांधी की पुदुचेरी यात्रा का जिक्र करते हुए तीखे हमले किए। प्रधानमंत्री ने राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता वेलु नारायणसामी और राहुल गांधी के बीच हुए एक वाकये का जिक्र किया। पीएम ने नारायणसामी और राहुल गांधी के बीच जिस वाकये का जिक्र किया उसमें नारायणसामी ने जानबूझकर गलत अनुवाद कर राहुल गांधी को झूठ बोला था।
पीएम ने बिना नाम लिए इसी महीने की शुरुआत में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले पूरे देश ने एक वीडियो देखा। एक असहाय महिला चक्रवात और बाढ़ के दौरान पुदुचेरी सरकार की उपेक्षा की शिकायत कर रही थी और पूर्व पुदुचेरी के सीएम ने देश को सच बताने के बजाय महिला के शब्दों का गलत अनुवाद कर दिया। उन्होंने लोगों और अपने ही नेता से झूठ बोल दिया। मोदी ने कहा, क्या ऐसी पार्टी जिसकी संस्कृति झूठ पर आधारित है कभी लोगों की सेवा कर सकती है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में हो सकते हैं, लेकिन पुदुचेरी में नहीं। पुदुचेरी के लोग अब कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को सजा देंगे। पीएम ने कहा कि 5 साल में पुदुचेरी में कांग्रेस ने क्या दिखाया कि वे राष्ट्रीय स्तर के कैसे काम करते हैं। हमारे औपनिवेशिक शासकों में फूट डालो और राज करो की नीति थी। कांग्रेस के पास फूट डालो, झूठ बोलो और राज करो की नीति थी। कभी कभी उनके नेता क्षेत्र और समुदाय के खिलाफ बात रखते थे। वे झूठ बोलने में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता हैं। कांग्रेस नेता यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हम मछुआरों के लिए एक मत्स्य पालन मंत्रालय बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सच्चाई यह है कि ये मौजूदा एनडीए सरकार ने 2019 में मत्स्य पालन के लिए मंत्रालय बनाया है। अटल जी की पिछली एनडीए की सरकार में जनजातीय समुदायों के लिए एक मंत्रालय बनाया गया था। आज संसद में कांग्रेस की सीटें सबसे कम हैं। सामंती, संरक्षण, वंशवाद की राजनीति की उनकी संस्कृति समाप्त हो रही है। भारत युवा, आकांक्षी और दूरदर्शी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पुदुचेरी सबसे अच्छा हो। एनडीए पुदुचेरी को बेस्ट बनाना चाहती है। बेस्ट से मेरा मतलब है बी फॉर बिजनेस हब, ई फॉर एजुकेशन हब, एस फॉर स्पिरिचुअल हब, टी फॉर टूरिज्म हब। विभिन्न क्षेत्रों में एनडीए के सुधार से आईटी, फार्मा, कपड़ा और अन्य क्षेत्रों में मदद मिलेगी। सरकार स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स को और प्रोत्साहित करेगी। हालिया पीएलआई योजनाओं से उद्यमियों को मदद मिलेगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ का चूना लगाकर भागने वाले नीरव मोदी को अब पकड़कर भारत लाने का रास्ता खुल गया है। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने नीरव मोदी को सबूत नष्ट करने, गवाहों को डराने के लिए साजिश रचने का दोषी मानते हुए कहा कि उसे भारत के एक मामले में जवाब देना है। नीरव मोदी को भारत लाने में मिली सफलता के बाद देश छोड़कर भागे घोटालेबाजों के खिलाफ शिकंजा और कसे जाने की संभावना है। नीरव मोदी मामले का फैसला उन सभी लोगों के लिए बुरी खबर है जिन्होंने बैंक का माल उड़ाने में उसकी मदद की थी। नीरव मोदी को ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने 13 मार्च 2019 को लंदन से गिरफ्तार किया था। तब से वह साउथ वेस्ट लंदन की वेंड्सवर्थ जेल में बंद है। नीरव ने अपने खिलाफ आए प्रत्यर्पण आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। 2 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद डिस्ट्रिक्ट जज सैमुअल गुजी ने यह फैसला सुनाया कि नीरव के खिलाफ कानूनी मामला है, उसमें उसे भारत की अदालत में पेश होना होगा। नीरव मोदी के वकीलों ने जब उसकी मानसिक तौर पर बीमार होने का दावा किया तो डिस्ट्रिक्ट जज सैमुअल गुजी ने कहा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। नीरव मोदी को कोर्ट में कोई परेशानी नजर नहीं आई। यही नहीं, कोर्ट ने भारत की जेल में सुविधाएं नहीं होने की दलील को खारिज करते हुए मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 को नीरव मोदी के लिए फिट बताया। साथ ही कहा कि भारत प्रत्यर्पण के बाद भी उसे इंसाफ मिलेगा। अब कोर्ट के फैसले पर अंतिम मोहर लगाने के लिए मामला ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास भेजा जाएगा। भारतीय जेलों में सुविधा नहीं मिलने का बहाना बनाकर सबसे पहले विजय माल्या ने अपने प्रत्यर्पण के मामले को लंबा लटकाया था। उसके बाद आर्थर रोड जेल का पूरा वीडियो कोर्ट में पेश किया गया था। बताया गया था कि यहाँ पर्याप्त सुविधाएं दी जाती हैं। भारतीय जांच एजेंसियों की तरफ से क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस प्रत्यर्पण मामले की पैरवी कर रहा है। सीपीएस की बैरिस्टर हेलन मैल्कम ने कहा था कि नीरव ने 3 पार्टनर वाली कंपनी के जरिए अरबों रुपए बैंक घोटाला किया। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पीएनबी में करीब 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन धोखाधड़ी मामले को अंजाम दिया। ये धोखाधड़ी गारंटी पत्र के जरिए की गई थी। मामले में सीबीआई के प्रवर्तन निदेशालय को उस पर बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 2 मामले दर्ज किए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सीमा से चीन के पीछे हटते ही पाकिस्तान भी सीधे रास्ते पर आ गया और सीज फायर के उल्लंघन से उसने तौबा कर ली। मतलब कि अब भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी नहीं होगी। दोनों देशों में डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच आज हॉटलाइन पर बातचीत में बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए सहमति बनी है। इसके साथ ही दोनों देश हॉटलाइन से संपर्क करने और सीमा पर होने वाली फ्लैग मीटिंग्स में भी सहमत हुए हैं। इसके जरिए किसी तरह की गलतफहमी को दूर करने में मदद मिलेगी और तनावपूर्ण स्थिति को भी काबू में रखा जा सकेगा। दोनों देशों के बीच 2003 का युद्ध विराम समझौता अब सख्ती से लागू होगा और इसी समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान की सेना ने इसे मानने और एलओसी पर सीज फायर की कड़ी निगरानी करने को लेकर सहमति जताई है। बातचीत के दौरान जिन फैसलों पर सहमति बनी वे 24-25 फरवरी की आधी रात से लागू होंगे। दोनों पक्षों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि बातचीत बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और काफी सफल भी रही।
भारत पाकिस्तान के एक संयुक्त बयान में इस बातचीत से जुड़ी जानकारी दी गई। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस वार्ता में सीमाओं के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद और स्थायी शांति प्राप्त करने के हित में दोनों डीजीएमओ एक दूसरे के प्रमुख मुद्दों और चिंताओं पर ध्यान देने के लिए सहमत, जिनमें शांति भंग करने और हिंसा को कम करने की बात कही गई है। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने सभी समझौतों, समझ और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की स्थिति का कड़ाई से पालन करने के लिए 24-25 फरवरी 2021 की मध्यरात्रि से नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों में गोलीबारी न करने पर आपसी सहमति जताई है। बयान में ये भी कहा गया कि दोनों पक्षों ने दोहराया कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी को हल करने के लिए हॉटलाइन संपर्क और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के मौजूदा तंत्र का उपयोग किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम 2003 में लागू हुआ था। हालांकि पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करता आया है। साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच समझौता हुआ था, लेकिन आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अक्सर आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करता आया है और ये किसी से छिपा नहीं है। इसी कारण ये युद्ध विराम का उल्लंघन करता आया है। सीज फायर तोड़ने के मामले में पाकिस्तान ने 2020 में पिछले 17 साल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस साल पाकिस्तान की तरफ से 5133 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। 2019 में 3479 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, जबकि 2018 में 2140 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाई। पुदुचेरी की सरकार विधानसभा चुनावों के करीब आकर गिर गई। दक्षिण भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। इस बात का गम कांग्रेस से ज्यादा शिवसेना को है। वजह यह है कि दूसरे तीसरे महीने उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार के गिरने का डर सताने लगता है। इसलिए जैसे ही पुदुचेरी की कांग्रेसी सरकार का पतन हुआ, शिवसेना की बेचैनी बढ़ गई। पुदुचेरी के घटनाक्रम को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला किया। सामना ने लिखा, पुदुचेरी केंद्र शासित और छोटा सा राज्य है। 30 निर्वाचित विधायकों और 3 मनोनीत विधायकों को मिलाकर कुल 33 विधायकों की विधानसभा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये छोटा राज्य भी कांग्रेस से खींच लिया। पुदुचेरी की कांग्रेस सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री नारायणसामी की सरकार को समर्थन देने वाले 5 विधायकों द्वारा मेंढकों की तरह कूदने के कारण सरकार अल्पमत में आ गई। 5 विधायकों ने 4.5 साल तक कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया। उसमें अन्ना द्रमुक के भी विधायक थे। लेकिन अब ये सारे विधायक कमल के फूल के भंवरे बन गए हैं। सामना में लिखा कि विधानसभा चुनाव में लगभग 4 महीने हैं। तब तक बीजेपी या केंद्र सरकार रुक सकती थी, लेकिन वहां की सरकार को गिरा कर दिखाया। ऐसा दंभ भरने के लिए बीजेपी मुक्त हो गई है। पुदुचेरी की सरकार गिराकर दिखा दिया। अब मार्च अप्रैल महीने में महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसा कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराई तब भी अगला वार महाराष्ट्र पर की घोषणा की गई थी। उसके बाद बिहार का परिणाम आने दो, फिर देखो महाराष्ट्र में कैसे परिवर्तन लाते हैं, जैसी बातें की गई। अब पुदुचेरी की बात शुरू हुई है। लेकिन जैसे दिल्ली बहुत दूर है, उसी प्रकार महाराष्ट्र तो बहुत ही दूर है। शिवसेना के मुखपत्र में आगे लिखा कि सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों को तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि यंत्रणा का इस्तेमाल किया गया। आरोप ऐसा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने ऐसा आरोप लगाया, महाराष्ट्र में ये भी शुरू होने के कारण पुदुचेरी में जो कुछ हुआ उस पर विश्वास रखना ही होगा। सामना में कहा गया, एक समय दक्षिण में कांग्रेस का बोलबाला था। आज पुदुचेरी जैसा छोटा सा राज्य भी उनके हाथ में नहीं रहा। देश में अब पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बची है। महाराष्ट्र और झारखंड में अघाड़ी सरकार में कांग्रेस शामिल है। झारखंड को भी अस्थिर किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है। ये माहौल लोकतंत्र के लिए मारक है। नीति और विचारधारा को एक तरफ करके सत्ता पाने के लिए जो राजनीति शुरू हुई है वह चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल से पुदुचेरी तक, महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर तक दल बदलुओं के लिए लाल कालीन बिछाना और राजनीतिक मोहरों का खेल चलना किसी को शोभा नहीं देता। सामना ने लिखा, पुदुचेरी के नायब राज्यपाल किरण बेदी ने सामी की सरकार को ठीक से काम नहीं करने दिया। वह राज्य केंद्र शासित होने के कारण वहां के राज्यपाल को कुछ ज्यादा ही अधिकार होता है। इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा जनहित में लिए गए हर निर्णय को किरण बेदी बदलने लगी। राज्यपाल महाराष्ट्र के हों या पुदुचेरी के, उन्हें दिल्ली का आदेश मानते हुए उठापटक करनी पड़ती है। राज्यपाल का उपयोग भोजन की थाली में कड़ी पत्ते जैसा है। किरण बेदी को भी कड़ी पत्ते की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। महाराष्ट्र में छौंक लगाने वाले भाजीपालों को ये बात समझ लेनी चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।
किसान आंदोलन की गूंज और सत्ता विरोधी लहर सबको किनारे लगाते हुए गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के कई मायने हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस गुजरात में लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। इसी वजह से उसे 2015 के मुकाबले 129 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को 100 सीटों का फायदा हुआ। किसान आंदोलन के बीच हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 6 नगर निगमों पर फिर से कब्जा जमा लिया, तो वहीं कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। आलम यह है कि सूरत में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, जबकि आम आदमी पार्टी ने 2 दर्जन से अधिक सीटें जीतकर दूसरा नंबर हासिल किया। तो वहीं बीएसपी और एआईएमआईएम को जश्न मनाने का मौका मिला। बीजेपी को कुल 576 सीटों में से 489 पर जीत हासिल हुई है, जो कि पिछले बार के मुकाबले 100 अधिक है। 2015 के चुनाव में बीजेपी को 572 में से 389 सीटें मिली थीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस निकाय चुनावों का इस बार भी बुरा हाल रहा। कांग्रेस के लिए यह कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पार्टी को इस बार महज 45 सीटें मिली हैं, जबकि 2015 में इसने 174 सीटों पर कब्जा जमाया था, यानी 129 सीटों का नुकसान हुआ। अहमदाबाद और जामनगर के अलावा सभी अन्य नगर निगमों में कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट कर रह गई, तो सूरत में खाता भी नहीं खुला। अहमदाबाद में कांग्रेस को 15 सीटें मिली, तो कुल 192 सीटों में से बीजेपी को 165 सीट मिली। यहाँ 3 सीटों पर परिणाम आना बाकी है। वहीं जामनगर में कुल 65 सीटों में से बीजेपी ने 50 सीटें जीती, तो कांग्रेस को 11 सीटें मिली। कांग्रेस को भावनगर में 8 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की। वडोदरा में बीजेपी कुल 76 सीटों में से 69 पर जीती, तो कांग्रेस यहां 7 पर सिमट गई। राजकोट में बीजेपी को 68 सीटें मिली, तो कांग्रेस यहां 4 पर सिमट गई। सूरत में बीजेपी ने 93 सीटों पर कमल खिलाया, तो आम आदमी पार्टी यहां कांग्रेस पर झाड़ू फेरते हुए 27 सीटें ले गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी 120 सीटों में से एक भी नहीं जीत सकी। 2015 में पार्टी को 36 सीटें मिली थी, इनमें से एक को भी बरकरार नहीं रख सकी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस के मजबूत किले अहमदाबाद में सेंध लगाई और 7 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं जामनगर में बीएसपी ने भी 3 सीटें जीती। राज्य में 2 चरण में हुए स्थानीय निकाय चुनावों को 2022 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।